2007 में जब यहाँ इंडिया में हम T20 देखने में मग्न थे, मीलों दूर कनाडा के जंगलों में दो प्लांट इवोल्यूशन इकोलॉजिस्ट्स सूजन डडली और एमेंडा फाइल ने एक पेपर पब्लिश किया। Why do I know that name? Did you write this? Yes. डडली और फाइल ने एक प्रयोग किया था। इन सिंपल टर्म्स एक प्लांट सेलेक्ट किया, केकल एडेंटुला, जिसे हम अमेरिकन सी रॉकेट भी कहते हैं, और उस मेन प्लांट के आसपास कुछ सेकेंडरी पौधे लगाए गए, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। साइंटिस्ट ने इस बात का ध्यान रखा कि इन सारे सेकेंडरी पौधों को एक बराबर खाद, पानी और धूप मिले। बस एक अंतर था, आधे सेटअप्स में सेकेंडरी पौधे उस मेन पौधे अमेरिकन सी रॉकेट के ही बायोलॉजिकल फैमिली से थे और बाकी आधों में दूसरे फैमिली के। कुछ हफ्तों तक इनको ऑब्जर्व करके 8 हफ्ते हो गए थे और सभी के कॉमन सेंस के अगेंस्ट पौधों का एक बहुत ही शॉकिंग बिहेवियर देखने को मिला। जिन सैंपल्स में मेन पौधे के आसपास सेम फैमिली के पौधे लगाए गए थे, वो पौधे बहुत ही तेज़ी से बेहतर तरीके से उगे कंपेयर टू वो पौधे जो दूसरे फैमिली के थे। ये देख करके साइंटिस्ट को ये भनक लगी कि किसी तरह ये मेन पौधा अपने फैमिली के पौधों की मदद कर रहा है। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बारीक कटे हुए प्याज और फिर ये जो मशरूम है। Mushroom is actually the mushroom cultivation pattern. Happy mushroom. Yeah, I fuck with mushrooms. Mushrooms being able to break down oil. Police have uncovered one of the biggest magic mushrooms. The Mushroom Man, a character from the book she wrote and illustrated. What is the evolutionary benefit of doing Mushrooms are not that way. मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। मशरूम ना तो पौधा है और ना जानवर। मशरूम होता है एक प्रकार का फंगस। टेस्ट भी काफी अच्छा। मशरूम जो ऊपर दिखता है वो उस फंगस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, क्योंकि मशरूम के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी होती है, तारों की दुनिया। आसमान के तारे नहीं, जमीन के तारे। जमीन के नीचे होते हैं बहुत ही पतले पतले महीन फंगस के रेशे, जिन्हें हम माइसीलिया भी कहते हैं। और ये माइसीलिया पेड़ों की जड़ों से चिपक कर पेड़ों के मेहनत से बने सारे कार्बोहाइड्रेट्स, सारे शुगर्स को खींच लेते हैं, क्योंकि फंगस खुद का खाना नहीं बना सकता। ये पेड़ों का रस खींचते जरूर हैं, बट नॉट फॉर फ्री। ये उसके बदले पेड़ों और पौधों को कुछ वापस भी देते हैं। मेरी माँ ने कहा था कि बेटे गोगो पहले माल ले फिर माल दे। पेड़ों को अपने ग्रोथ के लिए खाद, पानी और धूप के अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और मिट्टी के छोटे छोटे पोर्स के अंदर पेड़ों के मोटी मोटी जड़ों की पहुंच नहीं होती। यहाँ पहुंच होती है माइसीलिया के रेशों की। पेड़ इन रेशों से अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में उन्हें अपने बनाए हुए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा शुगर्स वापस कर देते हैं। रूट्स और फंगस के इस अनोखे रिश्ते के कारण इस फंगस को माइकोराइजा भी कहा जाता है। एक पाँव के बराबर ज़मीन के हिस्से में 300 मील से भी ज़्यादा लंबी माइसीलिया की रेशें हो सकती हैं। ये मीलों दूर तक ज़मीन में फैले होते हैं और आसपास के पेड़ पौधे, झाड़ी जंगल सब अंदर ही अंदर अपनी जड़ों से इस माइसीलिया के रेशे से जुड़े होते हैं और इससे बनता है एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनिक नेटवर्क। डडली और फाइल के पौधों वाले एक्सपेरिमेंट में नए पौधों ने फंगल नेटवर्क के जरिए मेन पौधे को इन्फोकेमिकल्स या सूचना रसायन भेज करके अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेन पौधे ने ये जान के कि ये
उसी के फैमिली के हैं, उन पौधों के आसपास से अपनी जड़ें डाइवर्ट कर दी, जिससे उन्हें ज़्यादा जगह मिली और वो बहुत तेज़ी से उग पाए। इकोलॉजिस्ट सूजन सिमर्ड ने इससे पहले ये खोज कर ली थी कि पेड़ पौधे इस फंगल नेटवर्क के ज़रिए इनफैक्ट किसी भी दूसरे पेड़ से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंगली उनके आपसी रिश्ते भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे बर्च के छांव में रहने वाले देवदार के पेड़, धूप की कमी से जब देवदार के पेड़ों को फोटोसिंथेसिस करने में दिक्कत होती है, तो बर्च के पेड़ उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भेज करके उनकी पूर्ति करते हैं। और पतझड़ के समय जब बर्च के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तब उल्टा देवदार उन्हें अपना खाना भेज करके उनकी ज़रूरत पूरी करता है। जब सूखा पड़ने वाला हो या कीड़े जानवरों का अटैक हो, तब पेड़ स्ट्रेस सिग्नल्स भेजकर दूसरे पेड़ों को आगाह करते हैं। बट ट्रीज आर नॉट ऑलवेज नाइस, लाइक पीपल आर नॉट ऑलवेज नाइस। कुछ पेड़ दूसरे पेड़ों से सनलाइट और स्पेस के लिए कंपटीशन भी करते हैं, तो कुछ पेड़ दूसरे पेड़ों का न्यूट्रिएंट्स चुरा लेते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पेड़ों को रसीले टॉक्सिन्स भेजकर उनकी, और इसी हॉच पॉच से बनती है बायोडाइवर्सिटी, जहां न सिर्फ पेड़ बल्कि तरह तरह के जीव जंतु फलते फूलते हैं। माइक्रोराइजल नेटवर्क एक इंटरनेट की तरह है। एबर्सवर्ल्ड यूनिवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साइंटिस्ट केविन बेलर ने 2009 में इसके आर्किटेक्चर पे एक रिसर्च पेपर लिखा था, एंड ही डिस्क्राइब्ड इट एज WWW और वुड वाइड वेब। जंगलों में सबसे ऊंचे ऊंचे और सबसे पुराने पेड़ सबसे ज़्यादा पेड़ों से कनेक्टेड होते हैं, और इनकी ऊंचाई के कारण इन्हें काफ़ी सनलाइट भी मिलती है, और हमेशा इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ये अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साइंटिस्ट इन पेड़ों को हब ट्रीज या मदर ट्रीज भी कहते हैं। इस नेटवर्क को देखिए, जो डार्क ग्रीन सर्कल्स हैं वो हैं मदर ट्रीज, जो सबसे ज़्यादा पेड़ों से कनेक्टेड हैं, और सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं जो लाइट ग्रीन सर्कल्स हैं, और ये जो येलो येलो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये हैं नए उगते पौधे। सारा जंगल मिलकर के इन पौधों की देखभाल करता है। जंगल के अगर एक मदर ट्री को काट दिया जाए तो ऐसा नुकसान होता है जिसे जंगल कई 100 सालों तक भी नहीं भर पाता, और अगर काफ़ी मदर ट्रीज काट दी जाएं तो उस पूरे फॉरेस्ट ग्रुप के भी खत्म होने का खतरा होता है। सूजन सिमर्ड और उनकी टीम इस पर एक एक्टिव रिसर्च कर रही है। सूजन, जो इसमें पिछले 30 सालों से काम कर रही हैं, उनका कहना है कि जंगल इज वेरी मच लाइक द ह्यूमन ब्रेन। माइक्रोराइजल नेटवर्क्स आर नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क्स। साइंटिफिकली इसे हम धीरे धीरे जान रहे हैं, और जितना जान रहे हैं उतना लग रहा है कि ये कितने हमारे जैसे हैं। एक्चुअली में शायद हम इनके जैसे हैं।